नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं देश की सियासत के एक ऐसे धुरंधर जिनका विलास इन दिनों कुछ कम जरूर हो गया है, लेकिन उम्मीदों के चिराग अभी जलाए बैठे हैं। नाम है उनका रामविलास पासवान। रामविलास जी, मुहामुही में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या है। रामविलास पासवान ऊंचे कद वाले कद्दावर नेता हैं। इनके बाल सफेद नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी की धूप इन्होंने कुछ कम खाई है या अनुभव की पूंजी कुछ कम कमाई है। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में ये लालू यादव और नीतीश कुमार से भी सीनियर हैं। 1969 में ही विधायक बने, यानी दोनों से पहले राजनीति में आए और दोनों से पहले भारत के रेल मंत्री भी बने। वीपी सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार में सत्ता सुख पाया और रेल मंत्रालय के अलावा श्रम, संचार, कोयला, रसायन और इस्पात जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को चलाया। लेकिन जैसा कि सियासत में चलता रहता है, इन दिनों इनकी चलती कुछ ढलती हुई दिखाई दे रही है। कभी अकेले 6 लाख वोट पाते थे, आज उनकी समूची पार्टी समूचे बिहार में 6 लाख वोट हासिल नहीं कर पाती। लोकसभा में उनका कोई नहीं है, खुद भी राज्यसभा में शरण लेनी पड़ी है। कभी कहते थे कि बिहार में सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है, लेकिन आज अगर उनका इकलौता विधायक भी पाला बदल ले तो विधानसभा में उनकी पार्टी के लिए जैसे ताला ही लग जाए। वैसे यह भी ध्रुव सत्य है कि रामविलास पासवान के सितारे अधिक दिनों तक गर्दिश में नहीं रह सकते, क्योंकि वो बिहार के अकेले नेता हैं जिन्होंने सारे मोर्चे फतह कर लिए हैं। रामो वामो यूपीए एनडीए तीनों मोर्चों की सरकारों में उन्होंने कभी न कभी कोई न कोई कुर्सी जरूर संभाली, इसलिए आप उन्हें बिहार का अजित सिंह भी कह सकते हैं। भले आजकल दलितों के नेता के तौर पर मायावती का नाम सबसे पहले आने लगा है, लेकिन रामविलास जी ने 30 साल पहले ही दलित सेना बना ली थी, जिसे ढेर करने के लिए नीतीश कुमार को तोप महादलित चलाना पड़ा। पासवान जी के बारे में बताया जाता है कि खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन पार्टी चलाने के लिए बुरे समझे जाने वाले नेताओं उर्फ बाहुबलियों से मोहब्बत का इजहार सरे बाजार करने में भी इन्हें कोई परेशानी नहीं। परिवार से भी प्यार बेशुमार है, पर चिराग को रोशन करना अभी बाकी है मेरे दोस्त। सियासत के पंडित इतिहास की पोथी बांचकर पासवान जी की एक और खूबी बताते हैं, वो ये कि आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं और उनमें सारी खूबियां अपने आप आ जाती हैं। मसलन जब आप बीजेपी के साथ थे तो वो धर्मनिरपेक्ष थी, अब आप नहीं हैं तो उसे सांप्रदायिक कहना ही उचित होगा। इसी तरह जब आप लालू यादव के साथ नहीं थे तो वो भ्रष्ट थे, अब आप उनके साथ हैं तो उनकी ईमानदारी पर संदेह करना एक सर्वथा अनुचित आचरण होगा। पासवान जी से पूछने के लिए कई बड़े सवाल और कई कड़े सवाल तो हैं ही, कई हरे भरे सवाल भी हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 घंटे में सबके जवाब मिलेंगे। रामविलास जी, बिहार की राजनीति में आप नीतीश कुमार और लालू यादव से भी सीनियर हैं। 1969 में ही आप विधायक बन गए और उसके बाद आप वीपी सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आपका विलास इन दिनों जो है अपने 4 दशकों के करियर में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आप आइडियोलॉजी की राजनीति करेंगे जी, तो उसमें आपको क्या कहते हैं कि अप्स एंड डाउन स्वाभाविक हैं। जितने बड़े भी हुए हैं, बीपी सिंह जी थे, बीपी सिंह जी सबसे बड़े कद्दावर नेता थे जी, और हमको यदि प्रधानमंत्री के रूप में मार्क्स देना पड़ेगा तो उनको हम सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे जी, इसलिए कि वो एक ऐसा आदमी थे कि जो राजनेता भी थे, चिंतक और समाज सुधारक भी थे। लेकिन बीपी सिंह जी का देखिए, जब बीपी सिंह जी लास्ट जब इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी जन मोर्चा थी, 1 सीट जीता था। इसके मतलब ये नहीं कि बीपी सिंह का क्या कहते हैं कोई कद में क्या कहते हैं कमी आ गई। उसी तरीके से जब एक आइडियोलॉजी की राजनीति कीजिएगा, जब आप धारा के विपरीत नाव को चलाएंगे तो नाव को उलटने का खतरा रहता है। हर आदमी माइनॉरिटी की बात बोलता है और जब हमने 2005 में
कहा कि माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री बनाओ, और हमने कहा ना हम बीजेपी के साथ में जाएंगे ना आरजेडी के साथ में जाएंगे। लेकिन बाद में हमने कहा कि यदि माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री मुस्लिम कोई मुख्यमंत्री बना दे तो हम उसका समर्थन करेंगे। किसी ने समर्थन नहीं किया, नाम नहीं लाया, नतीजा हुआ कि दोबारा चुनाव हो गया और उससे हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि हमने जो क्या कहते हैं कि माइनॉरिटीज का इशू को उठाया, वो इशू हमारा कोई गलत था, लेकिन अब समाज है, सामाजिक दृष्टि है, समाज में लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, हर जाति धर्म के लोग हैं। हाँ, रामविलास पासवान का डाउनफॉल तब होता जबकि कोई कहे कि हाँ रामविलास पासवान करप्ट हैं, रामविलास पासवान ने बिहार की जनता के लिए काम नहीं किया, जिस मंत्रालय में गए उस मंत्रालय को कोई इन्होंने क्या कहते हैं रसातल में डुबा दिया, या जिस कंस्टिट्यूएंसी से हाजीपुर से गए वहां इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। आज भी तीनों नेता में से यदि हर वर्ग में किसी को सबसे ज्यादा ग्राह्य है, सबसे ज्यादा किसी को लाइक करता है, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, माइनॉरिटीज हो, तो रामविलास पासवान क्या कहते हैं कि पहला चॉइस है। तो इस परिस्थिति इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान, इन तीनों नेताओं में आप ये कह रहे हैं कि लोगों की पहली चॉइस रामविलास पासवान। देखिए, व्यक्तिगत रूप से हमको जहां तक अपना अनुमान है कि व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी आदमी से पूछिएगा तो हर आदमी का फॉर एंड अगेंस्ट मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आदमी कहेगा कि रामविलास पासवान अच्छे आदमी नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकता है कि रामविलास पासवान उनके साथ क्यों गए, उनके साथ क्यों गए, लेकिन ये सवाल मैं भी पूछने वाला हूं क्योंकि आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी आइडियोलॉजी है कि आप जो है कभी जेपी के साथ भी रहे और फिर जो है आप राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में भी रहे, बीजेपी के साथ सरकार में भी रहे और कांग्रेस के साथ सरकार में भी रहे, तो ये कैसी आइडियोलॉजी है जो सबके साथ मिक्स हो जाए? नहीं, देखिए, इसलिए है कि चूंकि हम लोग जिस पार्टी में गए, आप देखिए शुरू से देखिए कि हम 1969 में एमएलए बने थे, समाजवादी युवजन सभा में थे, और 1969 में डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी, मधुल मिया जी, राजनारायण जी, ये सब नेता थे जिनसे प्रभावित होकर के हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में गए थे। फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो है मर्जर हो गया लोक दल में, तो हम लोग लोक दल में चले गए, चौधरी चरण सिंह जी के साथ में चले गए। फिर लोक दल का मर्जर हो गया जनता पार्टी में, तो फिर 77 का चुनाव जनता पार्टी से क्या कहते हैं कि जीते। फिर जनता पार्टी क्या कहते हैं कि टूट गई, फिर क्या कहते हैं कि लोक दल बना, फिर लोक दल में क्या कहते हैं कि अलग हो गई लोक दल, लोक दल में चले गए। फिर उसके बाद लोक दल और सब मिलकर के जनता दल बनी, बीपी सिंह की सरकार क्या कहते हैं कि बनी। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि जनता दल जो है के बाद क्या कहते हैं जनता दल यू बन गया, तो जनता दल यू में रह गए। फिर जनता दल यू ने निर्णय लिया कि हमको जाना है एनडीए में, हालांकि हमारे मन के खिलाफ था, लेकिन एनडीए में चले गए। लेकिन जब एनडीए में गए और गुजरात में जो दंगा हुआ उसमें जब हमको लगा कि नहीं, ये एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जा रहा है कि सेकुलर हैं जी, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है, तो फिर हमने बगावत कर दिया। हम चाहते तो वहां इत्मीनान से, जैसे नीतीश कुमार हैं, शरद यादव हैं, हम भी वहां रह सकते थे। बहुत से लोग आपको कहेंगे रामविलास पासवान को संचार मंत्री से हटाया गया था, इसलिए रामविलास पासवान ने क्या कहते ये एनडीए को छोड़ दिया। गलत बात है। हमको तो संचार मंत्री के अलावे बढ़िया मंत्रालय दिया गया था, कोयला दिया गया था, खान दिया गया था। शरद यादव जी को तो सिर्फ दिया गया था लेबर मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन से हटा करके जो है उनको दिया गया था, क्या कहते हैं, लेबर में फेंक दिया गया था। तो क्यों नहीं वो इस्तीफा दिए थे? तो इसलिए जो है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं कि लगा गुजरात के दंगा के समय में कि साहब क्या कहते हैं कि ये राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है, जो अटल जी ने स्वयं कहा था किस मुंह से विदेश जाऊंगा, मैं यहाँ लाश गिरने नहीं आया हूं, तो मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जब क्या कहते हैं कि जब इस्तीफा दे दिया तो पूरे देश में दो राजनीति चली। एक राजनीति चली, वो राजनीति थी सेकुलरिज्म का, और एक था जो कम्युनलिज्म का। एनडीए वर्सेस यूपीए हो गया। असल में यूपीए नाम भी मेरा ही दिया हुआ था। तो यूपीए जब हुआ तो सोनिया गांधी, आपको मालूम है कि पहली बार सोनिया जी किसी के यहाँ पैदल चली गई और हमारे यहाँ पैदल आई, और उन्होंने कहा कि रामविलास जी क्या कहते हैं कि आप इधर बीजेपी है, इधर हैं, तो आप हमारे साथ में आइए। हमने उनसे जरूर कहा था कि भाई हम तो लालू जी के खिलाफ में, हम आपके साथ में कैसे जाएंगे? तो उन्होंने कहा सेंटर का मामला है, देश का मामला है। तो सोनिया जी जब घर पर आ गई तो फिर हमने कहा दिया ठीक है, हम यूपीए में क्या कहते करेंगे। फिर यूपीए में सरकार में गए। लेकिन जब असेंबली का चुनाव हुआ 2005 में, हम मंत्री थे, लेकिन असेंबली का चुनाव हमने अलग से लड़ा। हमारे पास में 29 सीट आए थे, हमारे हाथ में चाबी थी। हमने कहा था कि भाई जो कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर
करे हम चाहते तो हम भी कर सकते थे और सब तैयार हो जाते। मानते का आज जो मानते नीतीश जी हैं या बीजेपी के लोग हैं, सब तैयार हो जाते कि हाँ ठीक है बन जाइए। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे, कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। और मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के नाम पर जब कोई तैयार नहीं हुआ तो फिर क्या कहते हैं कि असेंबली डिजॉल्व हो गया। और असेंबली जब डिजॉल्व हो गया तो फिर दोबारा हम क्या कहते हैं कि अपने पार्टी पर लड़े तो हमको 12 सीट मिला, केवल 12 सीट मिला। तो आप जो डाउनफॉल की बात जो कह रहे हैं, ये डाउनफॉल क्या कहते हैं कि इस कारण से नहीं था कि हमने कोई पर्सनली दल बदल किया। पार्टी जो हमारी थी, वो पार्टी जो थे क्या कहते हैं, जिस पार्टी में हम थे, वो पार्टी क्या कहते हैं कि एक दूसरे में कहते हैं मर्ज होती चली गई। लेकिन रामविलास जी, आपके जवाब में से कई सारे सवाल निकल रहे हैं और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सा सवाल पूछूं। पहला सवाल मैं ये पूछ लेता हूं कि मुझे लगता है कि आप ऐतिहासिक तथ्यों में थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। आप 2002 को बता रहे हैं कि जब देश में सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल और धर्मनिरपेक्ष राजनीति शुरू हुई। और मुझे ये लगता है कि अगर इसको देखा जाए तो ये 1989 जब ये सारा राम मंदिर का शिला पूजन और राम रथ यात्रा और फिर बाबरी मस्जिद का ढहना है, उसी दौर से हम इस चीज को देख सकते हैं कि ये इंटेंसिफाई हो गया था। तो गुजरात दंगे के बाद आपने बीजेपी से किनारा किया और बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने के बाद आप बीजेपी के साथ चले आए थे उसके कुछ सालों के बाद। नहीं, कुछ सालों के बाद नहीं आप 92 में बाबरी मस्जिद ढहाई गई। देखिए मैं बतलाता हूँ आपको, और वाजपेयी की सरकार में आप जो है शामिल हुए बाद में। एक मिनट कि देखिए, हम लोग थे मंत्रिमंडल में थे जी, और बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस के बाद पहला मंत्री रामविलास पासवान था जी, जो सेंटर में हम मिनिस्टर थे जी, और वेलफेयर लेबर मिनिस्टर बने 1989 में। जी, जब क्या कहते हैं कि राम जन्मभूमि का मामला मुद्दा उठा करके आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया, जी, जी, तो हमारी पार्टी क्या कहते हैं कि सरकार चली गई, बीपी सिंह की सरकार चली गई। हम लोग क्या कहते हैं कि अलग हुए। 1900 क्या कहते हैं कि 91 में फिर चुनाव हुआ। जी, जी, 91 के चुनाव के बाद क्या कहते हैं कि चुनाव में क्या कहते हैं कि लड़े, समझने गए। फिर 96 में चुनाव हुआ, जी, फिर 96 में क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि लड़े, समझने गए बीजेपी के खिलाफ में। फिर 98 में चुनाव हुआ, 98 के चुनाव में हम क्या कहते हैं कि अकेले लड़े, क्या कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ में भी क्या कहते हैं कि लड़े और क्या कहते हैं कि आरजेडी के खिलाफ में भी लड़े। हाँ, 1999 में आपको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर रही थी जी 1998 में। बिल्कुल, लोगों को गुस्सा भी था, एक वोट से गिर रही थी। हमको आए थे आडवाणी जी उस समय हमारे घर पर, सुषमा स्वराज जी आई थी कि आपको जो पद लेना है ले लीजिए, लेकिन आप क्या कहते हैं सरकार का समर्थन दे दीजिए। हमने उनको कहा कि नहीं, मैं सरकार का समर्थन क्या कहते हैं कि नहीं दूंगा। और क्या कहते हैं, फिर हमने आपको उस समय कहा था कि हम और शरद यादव जी सब लोग एक ही साथ में थे। शरद यादव जी हार गए थे 1998 में। फिर पार्टी ने फैसला लिया कि लालू यादव को हटाना है और यहाँ क्या कहते हैं लोगों में काफी विरोध है, इसलिए हम लोगों को एनडीए में चलना चाहिए। एनडीए का मतलब बीजेपी के साथ में चलना चाहिए। तब उसके बाद क्या कहते हैं कि 1999 में क्या कहते हैं कि बीजेपी के साथ में क्या कहते हैं गए। और इसलिए मैंने कहा कि ये पार्टी का फैसला था। जॉर्ज फर्नांडिस ने आकर के बहुत समझाने की कोशिश किया कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के खिलाफ में है, ये क्या कहते हैं कि यहाँ लाहौर तक बस यात्रा लेकर के क्या कहते हैं जाएंगे, हम लोगों को हाथ को मजबूत करना चाहिए। आपको पहले ही कहा कि उस समय में हम चाहते तो नहीं जा सकते थे, लेकिन हमें चाहे इतनी हिम्मत नहीं हो या मानते हैं कि इतना क्या कहते हैं कि गलतफहमी हुआ हो। लेकिन 2002 में जब गुजरात का दंगा हुआ और जब पिक पॉइंट पर मामला पहुंच गया था, तब हमने अटल जी से कहा था कैबिनेट की मीटिंग में कि नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कीजिए, समझने गए। उन्होंने असमर्था जाहिर किया तो 30 तारीख को पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन आने वाला था, वोटिंग होने वाला था 30 अप्रैल को शायद, और 29 तारीख को हमने क्या कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया। तो कहीं से आप ये मानते हैं ना कि जिस पार्टी पर बाबरी मस्जिद को ढाने हमने कहा कि गलती हुई, हमने एक बार साथ आप गए सरकार में तो गलती हो गई। गलती हुई है, हमने एक बार नहीं, हम तो जब एनडीए को छोड़े समझने गए, हमने कहा हमसे गलती हो गई, हर आदमी इंसान से गलती होती है। और एक दूसरी गलती आप आजकल कर रहे हैं, क्या? जिस लालू यादव के लिए आप लड़े, लालू यादव के खिलाफ लड़े, आपने खुद बताया कि आपने कांग्रेस से भी कहा कि भाई आप लालू यादव के साथ हैं तो हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं। आप 2005 के चुनाव में भी आप लालू यादव के खिलाफ लड़े हैं और अब आप लालू यादव जी के साथ। इसलिए मैंने कहा ना कि देखिए, मैंने कहा है आपको लालू यादव के साथ में कब गए। लालू यादव के साथ में गए लोकसभा के चुनाव में 2005 में, जब सोनिया जी आ गई थी।
2 असेंबली का चुनाव हुआ, हम लालू जी के साथ में क्या कहते हैं कि नहीं गए, जी अलग लड़े। फिर जब लोकसभा का चुनाव आया, समझने के लोकसभा के चुनाव में वो भी एक अलग कहानी है। लोकसभा के चुनाव में क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने कंपेल किया कि हम सब लोग एक साथ लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में चाहे हमारी गलती हो, चाहे लालू यादव जी की गलती हो या कांग्रेस की गलती हो, कांग्रेस के साथ में क्या कहते हैं कि जब हम लोगों ने समझौता कर लिया, हम कांग्रेस पार्टी से बार बार कहते थे कि एक साथ बैठो, सीट का बंटवारा क्या कहते हैं कर लो। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि आप दोनों में 36 का रिश्ता है, आप दोनों आपस में तय कर लो, हम तो बाद में हमारा हो ही जाएगा। नतीजा हुआ कि इधर हम लोगों का क्या कहते हैं तय हो गया और कांग्रेस को 3 सीट दिया गया। उससे कांग्रेस को कहते हैं गुस्सा हुआ, स्वाभाविक था। उसके कारण से क्या कहते हैं कि वो साथ में क्या कहते हैं कि आना पड़ा। चूंकि कांग्रेस यदि हम लोग देखिए, हम लोग तो रामविलास जी, आपकी कहानी जो है वो मजबूरियों और गलतियों की कहानी है ना? नहीं, मजबूरियों ने गलती, देखिए हम बतलाते हैं आपको। एक समय में था कि जबकि बीजेपी फैक्टर नहीं था। आप देखेंगे, शुरू से देखेंगे, जो यहाँ सरकार बनी थी, 67 में सरकार बनी थी, वो सरकार भी जो है एक मिनट है, तो उस समय में भी जो सरकार बनी थी, चाहे कर्पूरी ठाकुर थे, कैलाशपति मिश्रा थे, सब लोग एक ही साथ में थे, जनसंघ पार्टी थी। बिल्कुल बिल्कुल। 89 में क्या कहते हैं कि जो सरकार क्या कहते हैं कि विभिन्न जनता पार्टी जो बनी इमरजेंसी के बाद, वो भी क्या कहते हैं कि एक ही थे। जो बात आप कह रहे हैं कि 89 के बाद से क्या कहते हैं कि बाइफरकेट हुआ, तो उस बाइफरकेशन में हमारे सामने में और 89 के बाद से जिस मुस्लिम और अल्पसंख्यक की आप बात करते हैं, उसकी नजर में 89 के बाद से बीजेपी इस देश की सबसे बड़ी गुनहगार पार्टी है, पार्टी थी, है आज भी। लेकिन हम ये बात बतलाएंगे कि भारतीय जनता, जो मुसलमान लोग थे, वो इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी को थोड़ा एक्सेप्शन में रखने काम करते थे। बीजेपी, लेकिन बीजेपी था तो उस मामले में तो हम कह दिया कि गलती हुई। उस मामले में तो हमने, आपकी कहानी गलतियों और मजबूरियों की कहानी नहीं, आपने बार बार आने आप उसको बार बार जो कह रहे हैं ना, वो हम कह रहे हैं कि जब आप जानते हैं कि आज के परिस्थिति में कल देश में चुनाव होगा, एनडीए वर्सेस यूपीए होगा, एक तरफ में मान लेते हैं कि बीजेपी रहेगी, एक तरफ में कांग्रेस रहेगी। तो दिनकर ने कहा था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो आपको किसी न किसी के साथ में तो जाना ही होगा ना। मतलब आप थर्ड फ्रंट में नहीं जाएंगे? नहीं, थर्ड फ्रंट में नहीं जाएंगे। अब आप या तो यूपीए में जाएंगे या एनडीए में जाएंगे? नहीं, ये एनडीए की बात भी आप रूल आउट हो गया, एक बार गलती हो गई जी। यूपीए का जहां तक सवाल है, यूपीए में क्या कहते हैं कि हम लोग यूपीए का समर्थन कर रहे हैं, कल सरकार बनेगी तो यूपीए के साथ में रहेंगे। लेकिन थर्ड फ्रंट का जहां तक सवाल है, थर्ड फ्रंट बहुत अच्छा कल्पना है, लेकिन थर्ड फ्रंट में है कौन लोग? मुलायम सिंह यादव और मायावती, दोनों तो एक साथ नहीं आ सकती है, नहीं आ सकते। दोनों क्या कहते हैं कि एंटी बीजेपी, नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस हैं। लालू यादव क्या कहते हैं, शरद यादव, ये क्या कहते हैं, दोनों हैं एक नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में नहीं है, लेकिन दोनों में क्या कहते हैं कि 36 का रिश्ता है, या हम लोगों में क्या कहते हैं, हम भी हैं उसमें। तो उसी तरीके से डीएमके एडीएमके है, लेफ्ट है, क्या कहते हैं कि वहां ममता बनर्जी है। तो यूपीए कहां बन पाएगा? एक इधर रहेगा तो एक उधर जाएगा। ये हो सकता है कि थर्ड फ्रंट का किसी व्यक्ति के साथ में लेड गवर्नमेंट बन सकती है। जैसे मानते हैं कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, समझने गए, या देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, या प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि आपके गुजराल साहब बने। ये प्रधानमंत्री ये बीजेपी के नहीं हैं, कांग्रेस के भी नहीं थे, लेकिन इनके नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन समर्थन किया कांग्रेस, बिना समर्थन कांग्रेस या बीजेपी का किसी की सरकार नहीं बन सकती। हमने तो कहा दिया कि माइनस एनडीए, हमारे लिए एनडीए अछूत है। एनडीए कोई सेक्युलर चेहरा पेश कर देगा तो भी अछूत रहेगा? तो भी अछूत रहेगा। हम एनडीए में जो है क्या कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से कोई सेकुलर चेहरा नहीं था। जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के दंगे को नहीं रोक पाए और नरेंद्र मोदी को नहीं हटा पाए, तो दूसरे लोग क्या हटा पाएंगे? क्या आडवाणी सेकुलर चेहरा है? नहीं है, नहीं है। सुषमा स्वराज नहीं है, अरुण जेटली नहीं है, कोई नहीं। नीतीश कुमार को सिर्फ नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, आपको बीजेपी के सारे नेताओं? हम देखिए, बीजेपी एक पार्टी है, जैसे टीवी का चैनल होता है, तो चैनल है, ट्रांसमीटर जो है वहीं से शुरू होता है। तो ट्रांसमीटर जो है आरएसएस है, जो आरएसएस कहेगा वही बीजेपी करेगी। नीतीश कुमार जी ने मामला उठाया इसके खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में,
और क्या आरएसएस ने आगे कह दिया कि हाँ नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि ठीक है कोई हिंदुत्व प्रधानमंत्री हो सकता है। एक बीजेपी का लोग कोई बोल रहा है। कल तक सुशील मोदी बहुत हल्ला करते थे, अब उनसे जाकर के पूछिए। इसलिए आरएसएस जो है वो ट्रांसमीटर है। इसलिए ये निकालना कि बीजेपी में अमुक आदमी सेकुलर है, अमुक आदमी कॉम्युनल है, ये लोगों को धोखा देना है। तो राजनीति के आप इतने बड़े धुरंधर हैं, इतने 4-5 दशकों की राजनीति में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आने वाले दिनों में क्या इक्वेशन बनने वाले हैं, समीकरण बनने वाले हैं। क्या लगता है आपको 2014 का चुनाव या फिर अगर उससे भी पहले भी चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा हैं, यूपीए या एनडीए? यूपीए का। इसके बावजूद कि महंगाई इसके बावजूद भी कि महंगाई है, इसके बावजूद भी कि भ्रष्टाचार, क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार पर हल्ला हो रहा है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो यूपीए का उम्मीदवार जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? तो देश के पॉलिटिशियंस के लिए करप्शन और महंगाई मुद्दा नहीं है? करप्शन और महंगाई क्या कहते हैं कि मुद्दा है, लेकिन बीजेपी को कहने कोई अधिकार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी करप्ट है। हमने कहा दो मेजर पार्टी हैं कि नहीं कि कांग्रेस पार्टी करप्ट है? देखिए, हम बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक क्या कहते हैं कि ईमानदारी का मामला है, पूरे देश की मैं बात कर सकता हूं, मनमोहन सिंह किसी से कम ईमानदार व्यक्ति नहीं है। भ्रष्ट लोगों देखिए, भ्रष्टाचार देखिए नहीं, वो भी हम नहीं मानता हूं भ्रष्ट लोगों की सरकार है। जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ऐसा है आपने बनाया 1991 में कि जिसने भ्रष्टाचार को पैदा किया। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी के जनक, निर्माता, नियंत्रक वो ईमानदार है? पहले पूरी बात समझ लीजिए। पूरा देश ग्लोबलाइजेशन की तरफ में जा रहा है। आज मानते पहले हमारे पास में एक क्या कहते हैं कार था, एम्बेसडर था, फिएट कार था। आज क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि चैनल क्या कहते हैं खुल गया। पहले मान लेते हैं कि एक जो है सो टेलीकॉम मिनिस्ट्री थी, हम भी थे उस मिनिस्टर में थे, हम थे, और आपकी कृपा से कहते हैं कम से कम क्या कहते हैं कि सही सलामत क्या कहते हैं कि यह एक उपलब्धि तो आपके खाते में जाती है। अच्छा, और आज गरीब के हाथ में जो मोबाइल आप देख रहे हैं वो रामविलास पासवान का ही क्या कहते हैं कि देन है। तो ऐसी बात नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का उदारीकरण की नीति अपने आप में खराब है, लेकिन एक कहावत है कि जब आप फ्लड गेट को खोल दीजिएगा तो खिड़की के दरवाजे को कैसे बंद रखिएगा। अभी भी मान लेते हैं कि जैसे सरकारी कंपनी है, सरकारी डिपार्टमेंट है, वहां आप करप्शन को पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी आकर के कौन क्या कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, उसको तो मान लेते हैं कि आप ही लोग जैसे ऑपरेशन करते हैं, इंस्टिंक्ट ऑपरेशन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं तो उससे क्या कहते हैं पता चलता है। तो भ्रष्टाचार को मिटाने की जिम्मेदारी इसलिए मैंने कहा विलास जी मीडिया की और अन्ना हजारे की है, सरकार की नहीं। अन्ना हजारे की भी नहीं है। अन्ना हजारे वैसे फालतू आदमी है। अच्छा, उसको नहीं है। हाँ, वो जो है देखिए ह्यूमन नेचर है, जैसे पानी ऊपर से नीचे चलता है उसी तरीके से आदमी में एक प्रवृत्ति होती है, कमाने की प्रवृत्ति होती है। उस कमाने की प्रवृत्ति को आप पॉलिसी के द्वारा रोक सकते हैं। 1 किलो सोना क्या कहते हैं फेंक दीजिए और कहिए जिसको उठाना है उठाओ, मार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार की नीतियों ने मनो और टनों सोना जो है हिंदुस्तान की धरती पर फेंक दिया है और उसके लिए मंत्री जो है मारामारी कर रहे हैं। मंत्री नहीं, देखिए हमारे कहने मतलब मंत्री ब्यूरोक्रेट्स। आप एक बात समझिए, हम आज भी हम इस बात को मानते हैं कि जो हमारा वर्कर है, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, किसी पार्टी का है, उससे ज्यादा कोई ईमानदार नहीं हो सकता है। एक वर्कर है जो 15 साल 10 साल से जिंदाबाद जिंदाबाद करता है, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल हो जाता है, उसका बेटा क्या कहते हैं कि बेटा को नौकरी क्या कहते हैं कि नहीं है, किसी ने नौकरी दे दिया तो उसके ऊपर में क्या कहते हैं कि उंगली उठना शुरू हो जाता है। किसी आईएएस अफसर को, किसी क्या कहते हैं कि अफसर को आप 10 बजे रात के बाद में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। और ये एमएलए एमपी मिनिस्टर को भी हम कहते हैं कि यही है वर्कर है जो 24 घंटा आपके डिस्पोजल के ऊपर में रहता है। कहीं किसी का अपहरण हो गया तो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को क्या मिलने वाला है कि वो जाकर के उसके खिलाफ में जिंदाबाद करना शुरू करता है। तो पॉलिटिशियन को, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन ये कोई नहीं समझता है कि वो बेचारा पूरा का पूरा समय वो क्या कहते हैं कि आज रामविलास पासवान के पास में है तो हम तो कोई मिनिस्टर नहीं है, क्यों जिंदाबाद कर रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे आपको, पॉलिटिक्स में 3 तरह के लोग आते हैं। एक प्रिंसिपल लेकर के आता है, एक फैशन लेकर के आता है, एक प्रोफेशनल होता है। हरिशंकर परसाई ने 3 तरह के लोग बताए थे पॉलिटिक्स में, एक सज्जन, एक दुर्जन और एक कांग्रेस जन। आप नहीं, हम कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस में भी आजकल कौन ज्यादा है, सज्जन ज्यादा है, दुर्जन ज्यादा है या कांग्रेस जन सभी पार्टियों में आ गए? देखिए हम बतलाते हैं कि हर पार्टी में आपको अच्छे आदमी मिलेंगे, हर पार्टी में आपको बुरे आदमी ज्यादा क्या है, सज्जन, कांग्रेस जन? ज्यादा सज्जन हैं,
ज्यादा सज्जन, हर पार्टी में ज्यादा सज्जन हैं। लेकिन आदमी, कुत्ता जब आदमी को काटता है तो कोई नहीं उसको नोटिस लेता है, आदमी जब कुत्ता को काटता है तब नोटिस लेता है। कौन पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहा है, कभी उस पर आप सर्वे करते हैं? आप तो सर्वे इस बात पर करते हैं कौन खराब काम कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं, नहीं, हम जनरली बात करते हैं। अगर इस देश में अच्छे काम नहीं, हम चाहेंगे आप जो करप्ट है उसको जरूर एक्सपोज करें, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी आपके करें। रामविलास पासवान यदि मानते हैं कि हमने क्या कहते हैं मिनिस्ट्री में कोई गलत काम किया है तो हमको उजागर कीजिए। तो आप भी संचार मंत्री रहे, आपको ए राजा की तरह किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि रामविलास, किसी ने नहीं ये कहा, लेकिन पीठ तो नहीं थपथपा रहे हैं। नहीं, अभी हमने कहा। अभी ना आपने कहा ना, इसके पहले कहाँ कहा? चलिए, मुझे 10 साल पहले आपसे मुहामुही करनी चाहिए थी। पासवान जी, आप कहानियां सुनाकर जो है ना मुद्दों को बदल देते हैं और जवाब देकर आप कई सारे सवाल पैदा कर देते हैं। ये दो चीजें मैं देख रहा हूं। आपने एक बात कही, अन्ना हजारे बहुत सारी फालतू बातें कर रहे हैं, वो इस पर जरा रोशनी डालिए कि अन्ना हजारे क्या क्या फालतू बातें। देखिए, सबसे पहली फालतू बात है कि अन्ना हजारे को बतलाना चाहिए कि डेमोक्रेसी में विश्वास है कि नहीं। आज डेमोक्रेसी ही है कि राजा कोई रानी के पेट से पैदा नहीं लेता है, राजा बैलेट बॉक्स से पैदा लेता है जी। ये बैलेट बॉक्स की राजनीति की बात ही नहीं करते हैं। इनके खिलाफ में अपने चार्ज है और ये 5 आदमी बैठ गए, किरण बेदी और क्या कहते हैं कि केजरीवाल और ये, और बैठ करके फरमान जारी कर दिए। देखिए, लोकपाल बिल के संबंध में सरकार ने पहले ही कहा कि हम लोकपाल बिल ला रहे हैं। जब इनको मालूम हो गया तो अनशन पर बैठ गए कि नहीं, जन लोकपाल होना चाहिए, जन लोकपाल बिल होना चाहिए। तो जन लोकपाल बिल में क्या कहते हैं कि इन्होंने 39 मुद्दा रखा। सरकार ने कहा कि 36 मुद्दा तो हमारे लोकपाल में है, 3 मुद्दा बच गया था। क्या? तो साहब, लोकायुक्त और लोकपाल जी एक ही कानून के तहत हो। तो सरकार तो पहले तैयार थी। ये बीजेपी का अरंगा था कि नहीं, लोकायुक्त या कहते हैं कि राज्य में हो और लोकपाल वहां हो, दोनों एक कानून के अंतर्गत नहीं हो। जो लोग जाकर के उनके मंच पर भाषण दिए थे। एक मिनट, हम तो कहते सबका अरंगा। एक मिनट, लेकिन हम बतलाते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। दूसरा, आप कहते हो क्लास 3 क्लास 4 के कर्मचारी को जो है जी रखो उसके अंदर में। हम लोगों ने कहा, हम भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं जी, उसके जो लोकपाल स्टैंडिंग कमेटी का है, हमको पूरी नॉलेज है, इसलिए मैं बता रहा हूं ऑथेंटिक, कि हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 3 कर्मचारी का कोई महत्व नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 4 का बिल्कुल ही कोई महत्व नहीं है। ड्राइवर, प्यून वगैरह को कुछ नहीं है, खाली गेट पर खड़ा रहता है। हाँ, स्टेट में जो है क्लर्क, किरानी वगैरह को थोड़ा चलता है। हम लोगों ने कहा जो क्लास 3 का मामला है, क्लास 4 का मामला है, वो राज्य सरकार में क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाए कि लोकायुक्त के अंदर में उसको रखो, और क्लास 3 और 4 ये कर्मचारी को लोकपाल के अंतर्गत में मत रखो। यदि क्लास 3 और 4 ये कर्मचारी को रखोगे तो आप समझ जाइए कि क्लास 1 का जो कर्मचारी है उसमें क्या कहते हैं कि हमको नहीं मालूम है कि कितना मानते हैं कि 1000 हैं। क्लास 2 के जो अधिकारी हैं वो जोड़ करके कितने हो जाएंगे। क्लास 3 4 ये कर्मचारी करोड़ों में हो जाएगा। तो करोड़ों में हो जाएगा तो लोकपाल किसको देखेगा? छोटी मछली पकड़ते रहेगा, बड़ी मछली क्या कहते हैं कि हाथ से क्या कहते हैं कि निकल जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने कहा भाई क्लास 3 क्लास 4 का जो मामला है वो स्टेट को रखो, सेंट्रल में क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं मत जोड़ो। तीसरी बात जो है कहा कि सिटीजन चार्टर। अब हम लोगों ने कहा कि देखो, सिटीजन चार्टर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि समय मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कहते हैं कि विश्लेषण करो। बिहार में सिटीजन चार्टर है, लागू है। नीतीश कुमार बहुत वाहवाही ले रहे थे कि हमने सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है, और सिटीजन चार्टर के कारण जो है 50 गुना घूस बढ़ गया है। पहले कास्ट सर्टिफिकेट होता था, जाति प्रमाण पत्र होता था। 2 दिन में आदमी जो है 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया जाकर एक जाति प्रमाण पत्र बना लेता था। अब आप कहते हो 30 दिन में मिलेगा, और जाति प्रमाण पत्र चाहिए कल है। नौकरी करना है तो तुम जाति प्रमाण पत्र लाओ कि तुम शेड्यूल कास्ट के हो, बैकवर्ड क्लासेस हो, या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, क्या हो, लाना पड़ता है। अब उसको मालूम है कि तो हमसे लेगा ही कास्ट सर्टिफिकेट। अब जहां 100 रुपया वहां का 2000 रुपया दो, और नहीं तो 30 दिन के बाद आओ। अब ऊपर ये कर्मचारी के पास में वो शिकायत नहीं कर सकता है। ऊपर का कर्मचारी जाएगा तो कहेगा 30 दिन पूरा हो गया, तो नहीं सर अभी तो 3 दिन पहले अप्लाई किए हैं, तो 30 दिन के बाद आना हमारे पास में। अंत में उसको 10 गुना 20 गुना ज्यादा घूस देना पड़ता है। आप लोग ये कह रहे हैं कि एक कानून से जो है तस्वीर नहीं बदलेगी। हमारा कहने का मतलब, देखिए हमारा कहने का मतलब है ईमानदारी आनी चाहिए। हाँ, हमारा कहने का मतलब है कि जो मेजर चीज था, जब प्रधानमंत्री को गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री यदि गंदा हो तो गंगा का पानी कभी साफ नहीं रहता है। तो जहां से गंगोत्री निकलती है, प्रधानमंत्री का पद है, वो लोकपाल के अंतर्गत में आ गया।
जुडिशरी को तो कोई नहीं चाहता है, वो भी नहीं चाहते थे, वो भी नहीं चाहते होंगे। जुडिशरी को यदि आप लोकपाल के अंदर में ला दीजिएगा तो क्या कहते हैं कि आप सरकार खराब हो गई और जुडिशरी में एक आदमी बैठा हुआ, वो बहुत क्या कहते हैं खुदा के यहां से आएगा, भगवान के यहां से आएगा। हाँ, सीबीआई को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, लेकिन उस पर तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि सीबीआई सरकार के कलश से निकले, सरकार के अंदर नहीं हो, लेकिन लोकपाल के अंदर हो जी। तो लोकपाल के अंदर में क्यों रहेगा? 70 साल सीबीआई को बनाए हुए संस्था को 70 साल हुआ है, 70 साल में इतना डेवलप किया है, तो एक आदमी जो बैठेगा वहां, एक्स चीफ जस्टिस, उसके अंडर में जगत है कि आप उसके कहते हैं डाल रहे हो सीबीआई को। हम लोगों का कहना है कि सीबीआई को ना तो सरकार के अंतर्गत रखो और ना ही लोकपाल के अंतर्गत रखो, उसको फ्री काम करने दो, चुनाव आयोग की तरह। हाँ, चुनाव आयोग की तरह। अब ये 3 मुद्दा को लेकर के हाथी निकल गया और पूछ को लेकर के आप खाली पब्लिसिटी के लिए रोज क्या कहते हैं कि अपना कभी वहां अनशन कर रहे हैं, कभी वहां धरना दे रहे हैं, कभी वहां दे रहे हैं, तो अब आदमी कहां जुट रहा है। रामविलास जी, आपसे इस दिलचस्प बातचीत का सिलसिला अभी हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो रामविलास जी से पूछेंगे कुछ और जरूरी सवाल, कुछ और नुकीले सवाल, कुछ और चुटीले सवाल और साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे।